हेलो साथियों, राम राम। एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे मेरे भाई, सेकंड ग्रेड का अपन रिवीजन कर रहे थे। एक क्लास में अपने राजस्थान का जो करंट अफेयर था मेरे भाई, 100 MCQs कर लिया है मेरे भाई। उसको जाकर देख लेना, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए रामबाण साबित होंगे। आज इस क्लास के अंदर से अगर बात करें तो मेरे भाई अपन चर्चा करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, और साथ ही अपन देखेंगे विदेश नीति के बारे में। इन दोनों टॉपिकों के मेरे भाई मैंने 75 MCQs लेकर आया हूँ। ये 75 MCQs हैं, सेम टू सेम आपको आरपीएससी जो नवीनतम पैटर्न पर पूछ रही है वैसे सवाल तैयार किए गए हैं। मेन रूप से अगर बात करें तो साथियों, अगर ये आप 75 क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको एक बढ़िया तरीके से क्विक रिवीजन होने वाला है। और मैंने प्रयास किया कि साथियों सारी की सारी चीज़ें हैं इसके अंदर से आपकी कवर हो जाएं। तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। आपके पास में पहला सवाल दे रखा है, उससे पहले थोड़ा सा मोटिवेशन दे दिया करो मेरे भाई। नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, और जो पुराने लोग हैं वो वीडियो को लाइक कर दिया करो, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दिया करो। इतना काम ही आपको करना होता है मेरे भाई, और कोई पैसे नहीं लगते आपके। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये काम कर दिया होगा मेरे भाई। पहला सवाल दे रखा है, बायोफार्मा शक्ति योजना के तहत भारत को वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण हब बनाने के लिए कितने परिव्यय का प्रावधान किया गया है, वो आपसे पूछा गया है। तो याद रखना मेरे भाई, ये 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी है, वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए बजट 2026-27 में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। तो याद रखना मेरे भाई, ये 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सेम टू सेम आपको ऐसे ही सवाल देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, जिस प्रकार से आरपीएससी सवाल पूछती है वैसा ही आपको यहाँ पर से दिया गया है। इसमें पूछा गया कि टेक्सटाइल क्षेत्र के एकीकृत कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला देखते हैं तो, राष्ट्रीय फाइबर योजना प्राकृतिक और मानव निर्मित फाइबर में आत्मनिर्भरता के लिए है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, वस्त्र विस्तार व रोजगार योजना पूंजीगत सहायता और प्रौद्योगिकी उन्नति के लिए है, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो, समर्थ 2.0 का जो उद्देश्य है वो टेक्सटाइल क्षेत्र के कौशल पारिस्थितिकी तंत्र का आधुनिकीकरण करना है, ये बात भी ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, टेक्स्ट इको पहल पर्यावरणीय रूप से सतत वस्त्र विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए है, ये बात भी ठीक है। तो साथियों यहाँ पर से चारों कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण स्कीम के तहत परिव्यय को 22,919 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। अच्छा सवाल है, याद रखना। इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण स्कीम का जो परिव्यय था वो 22,919 करोड़ रुपए से बढ़ाकर साथियों कितना कर दिया गया है, 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि लघु सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के संदर्भ के लिए दे रखा एसएमई विकास फंड में कितनी राशि का प्रावधान है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात करें तो मेरे भाई यह आ जाता है कौन सा, मेन रूप से अगर बात करें तो साथियों जो चैंपियन उद्योगों के विनिर्माण के लिए साथियों 10,000 करोड़ रुपए का जो रुपए का है अंदर से क्या होता है, समर्पित होता है। इसमें से मेन रूप से अगर बात करें तो एसएमई ग्रोथ फंड में राशि का प्रावधान किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, एक चीज़ और याद रखना, ये जो आंकड़ा है 20,000 करोड़ रुपए का मेरे भाई, 20,000 करोड़ रुपए की जो राशि है वो आत्मनिर्भर भारत कोष के लिए है, याद रखना है, ठीक है। 20,000 करोड़ नहीं, शायद तक 2,000 है यहाँ पर से, याद रखना है कितना है, 2,000। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि इंपॉर्टेंट लगा लो पहले तो इसको। इसके बारे में अगर बात करें तो देखो साथियों, एमएसएमई के लिए तरलता सहायता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, TREDS प्लेटफॉर्म के माध्यम से 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता, वित्तीय तरलता उपलब्ध कराई गई है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं तो, CPSES द्वारा की जाने वाली सभी खरीदों को निपटाने के लिए साथियों TREDS को अनिवार्य मंच बनाया गया है, ये बात भी ठीक है। दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में कितनी प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है। इसके बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई मेन रूप से अंदर से आपको देखने को मिलेगा, वो आपको यहाँ पर से कौन सा देखने को मिलेगा, वित्त वर्ष 2025 में साथियों औद्योगिक क्षेत्र में है ना, तो कितनी है, 6.2% वृद्धि दर्ज की गई है, याद रखना है। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, 5.5% किया है, तो याद रखना 5.5% है, ये GVA से संबंधित है। एक अन्य आंकड़ा आपको देखने को मिलता है,
ठीक है। दूसरा बात करते हैं, जो 3.6% है मेरे भाई, तो 3.6% है वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही की औद्योगिक विकास दर आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, विनिर्माण क्षेत्र में वैश्विक अर्थव्यवस्था में चीन और भारत की हिस्सेदारी क्रमशः कितनी है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है, याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर से अगर बात करें विनिर्माण क्षेत्र के अंदर से जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में अगर बात करें, तो जो चीन की हिस्सेदारी है वो 32% है। कितनी है? 32% है। और भारत के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको 16% देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही रहेगा। ठीक है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा कि भारत के सीमेंट और इस्पात उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात करें, देखो साथियों कौन कौन सा कथन सही है। पहला दे रखा कि भारत की वर्तमान वार्षिक सीमेंट स्थापित क्षमता है वो 639 मिलियन टन है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करें तो सीमेंट के भौगोलिक क्षेत्रों में सर्वाधिक उत्पादन है वो दक्षिणी क्षेत्र, जिसमें से तेलंगाना आंध्र प्रदेश में है, ये बात भी ठीक है। पहला सही, दूसरा सही। तीसरा बात करते हैं, भारत वैश्विक कच्चा इस्पात उत्पादन में 13% योगदान के साथ विश्व का दूसरे सबसे बड़ा उत्पादक है, ये बात भी ठीक आ जाती है मेरे भाई। ठीक है। तो यहाँ पर से आपका पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, तीनों कथन आपको यहाँ पर से देखने को मिलेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि भारत में इस्पात की प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत कितनी है, वो आपसे पूछा गया है। तो याद रखना, जो वित्त वर्ष 2024 के दौरान साथियों देश में इस्पात की जो कुल खपत है वो 136 मिलियन टन थी, याद रखना है। अगर बात करें प्रति व्यक्ति वार्षिक जो इस्पात की खपत है मेरे भाई, वो आपको देखने को मिलेगी 97.7 किग्रा। ठीक है। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखा कि मोटर वाहन ऑटोमोबाइल उद्योग में भारत का वाणिज्यिक वाहनों के निर्माण में विश्व में कौन सा स्थान है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है। बात करें तो देखो साथियों, भारत विश्व में तिपहिया वाहनों का सबसे बड़ा यहाँ पर से क्या होता है मेरे भाई, उत्पादक माना जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो कौन सा, तिपहिया वाहन याद रख लेना मेरे भाई। ठीक है। तिपहिया, तो कोई सा भी पूछ सकता था आपसे, यहाँ पर से तिपहिये में मेरे भाई भारत का पहला स्थान आ जाता है। दूसरा अगर बात करें तो मेरे भाई दुपहिया, कौन सा मेरे भाई, अरे जहाँ का 2 टायर होते हैं, मोटरसाइकिल मान सकते हो मेरे भाई, दुपहिया में मेरे भाई दूसरा स्थान आपको देखने को मिलता है। अगर बात करें मेरे भाई यात्री वाहनों में, कौन सा, याद रखना, यात्री वाहनों में अगर बात करें मेरे भाई चौथा आपको देखने को मिलेगा। और बाद में अगर बात करें तो आपसे पूछा गया वाणिज्यिक वाहनों में, कौन सा पूछा गया मेरे भाई, वाणिज्यिक वाहनों में, वाणिज्यिक वाहनों में। तो वाणिज्यिक वाहनों में मेरे भाई यहाँ पर से 5वां सबसे बड़ा निर्माता राष्ट्र आपको देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा याद रखना, यही आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई आपका ऑप्शन नंबर डी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार वैश्विक बाजार का कितना प्रतिशत हो गया है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है। बात करें तो साथियों भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार है वो वैश्विक बाजार का मेरे भाई 4% हो गया है। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट लगा लो इसको, यह आपके पेपर में छप सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कपड़ा उद्योग से संबंधित निम्नलिखित आंकड़ों का मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात करें तो कपड़ा उद्योग कृषि के बाद में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार सर्जक है, याद रखना है। तो सबसे पहले अगर बात करें रोजगार सर्जक में बात करें तो दूसरा आपको देखने को मिलेगा। पहला कौन सा आता है, कृषि आपको देखने को मिलता है। दूसरा बात करते हैं तो औद्योगिक उत्पादन से इसका साथियों 10% आपको देखने को मिलेगा, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं कुल निर्यात में योगदान, तो कुल निर्यात में योगदान मेरे भाई 8.25% आपको देखने को मिलेगा। दूसरा बात करते हैं विश्व में निर्यातक के रूप में साथियों 6ठा स्थान आपको देखने को मिलेगा भारत का। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहने वाला है मेरे भाई, यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दे रखा मेरे भाई, देखो दूसरा दे रखा कि फार्मास्यूटिकल उद्योग में भारत मात्रा के मामले में दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा उद्योग है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना, यहाँ पर से उद्योग मात्रा के अंदर से बात की जाए तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको तीसरा देखने को मिलेगा। ठीक है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा कौन सा दे रखा है, दूसरा दे रखा है कि बौद्धिक संपदा के संदर्भ में WIPO रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल कराने वाला देशों में किस स्थान पर है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है। इसके बारे में अगर बात करें तो देखो साथियों WIPO रिपोर्ट 2022 के अनुसार साथियों वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 पेटेंट दाखिल कराने वाला आपको देखने को मिलेगा। भारत का जो 6ठा स्थान है वो देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी है वो सही रहेगा, सी नहीं बी सही रहेगा, 6ठा।
और बात करें 7वें स्थान के अंदर से, तो 7वें स्थान पर भारत अमूर्त परिसंपत्ति गहनता में है, याद रखना है, ठीक है। और दूसरा बात करते हैं तो यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा, दूसरा सवाल दे रखा है, भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर रैंकिंग 2024 के संदर्भ में सही कथन चुनना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं तो दुनिया के शीर्ष 100 क्लस्टरों में भारत के 4 शहर शामिल हैं। अच्छा है मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पर से आपका बात ठीक आती है। दूसरा अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से जो क्लस्टर रैंकिंग के अंदर से बात करें तो जो 4 शहर आते हैं वो 4 शहर कौन कौन से आते हैं। एक तो आता है मेरे भाई कौन सा, बेंगलुरु आता है। कौन सा आता है लाला, बेंगलुरु आता है, जिसकी रैंकिंग मेरे भाई 56 आती है। बात करें दूसरा दिल्ली, कौन सा, दिल्ली, तो दिल्ली की मेरे भाई 63 आ जाती है। फिर बाद में बात करें तो चेन्नई, कौन सा आता है, चेन्नई, चेन्नई की 82 आ जाती है। और एक और आता है मेरे भाई कौन सा, मुंबई, ठीक है। इनके बारे में बात करें तो मेरे भाई इसकी 84वीं रैंक आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये बात ठीक हो गई। दूसरा बात करते हैं बेंगलुरु को 56वां, दिल्ली को 63वां स्थान प्राप्त है, ठीक है। और चेन्नई को 82वां, ये भी याद रखना है। और मुंबई को 84वां आपको यहाँ पर से देखने को मिलेगा, ये बात भी ठीक आती है। तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान वित्त वर्ष 2025 में कितना प्रतिशत हो गया, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है। बात करें तो साथियों वर्तमान मूल्य पर कुल जीवीए में साथियों सेवा क्षेत्र का जो योगदान है वो 2014 से 50.6 से बढ़कर साथियों कितना हो गया 2025 में 55.33% हो गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, ठीक है। और बात करें जैसे 50.6%, ये 2014 का आंकड़ा आपको देखने को मिलता है। दूसरा बात करते हैं 62% मेरे भाई ये सेवा क्षेत्र में आपको एफडीआई अंतर्वाह का हिस्सा देखने को मिलता है। और 32.2% है मेरे भाई ये औद्योगिक क्षेत्र में स्थिर मूल्यों का औसत हिस्सेदारी आपको देखने को मिलती है। याद रखना है, यह आपके पेपर में छप सकता है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो। नेक्स्ट बात करते हैं, वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगभग कितनी है, वो आपसे पूछा गया है। बात करें तो मेरे भाई वैश्विक सेवा निर्यात में 4.3% की हिस्सेदारी में साथ में भारत 7वें स्थान पर है, याद रखना है। तो यहाँ पर से 4.सी है, तो यहाँ पर से 4.3% आपको देखने को मिलेगी। स्थान बात करें तो 7वां, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर से अगर बात करें 2.8% क्या है मेरे भाई, तो ये खनन क्षेत्र में याद रखना है। कौन सा देखना है मेरे भाई, यहाँ पर से याद रखना खनन उप क्षेत्र की हिस्सेदारी है, याद रखना है, ठीक है। हिस्सेदारी है, ये याद रख लेना। दूसरा बात करते हैं, दूसरा कौन सा दे रखा है यहाँ पर से, एक चीज़ और याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर से 8.21% क्या है, तो 8.21% है ये कपड़ा उद्योग का निर्यात योगदान है, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, नीति आयोग के संभावित सेवा उपक्षेत्रों के पहचान वर्किंग पेपर के अनुसार सेवाओं को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है। तो मेरे भाई याद रखना, यहाँ पर से अगर बात करें तो नीति आयोग की जो वर्किंग पेपर में सेवाओं को साथियों 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। अब बात करें तो देखो साथियों वो 4 कौन कौन सी आती हैं। यहाँ पर से एक तो आती है मेरे भाई बचाव आती है, ठीक है, जिसको अपन डिफेंड कर सकते हैं। एक आता है मेरे भाई यहाँ पर से तेजी लाना, क्या होता है, तेजी लाना मतलब कि एक्सेलरेशन करना। एक आता है मेरे भाई परिवर्तन करना, मतलब कि ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है, कौन सा आता है, परिवर्तन आ जाता है। एक और याद रख लेना फिर इसके साथ में, एक आता है अप्रूवल, ठीक है। अब यहाँ पर से अगर बात आइडेंटिफाई अपन बोल सकते हैं उसको, आइडेंटिफाई को अपन हिंदी में बोले तो अप्रयुक्त अपन बोल सकते हैं, ठीक है, अप्रयुक्त। ये थोड़ा सा याद रखना है, 3-4 हैं, इन चारों चीज़ों को यार में थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में औद्योगिक उत्पादन के राज्यवार विश्लेषण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई मैं बार बार बोलता हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, आराम से सवाल हो जाएगा। इसके बारे में अगर बात करें तो देखो साथियों कौन सा गलत है वो आपसे पूछा गया। बात आती है तो राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों के अनुसार स्थिर मूल्यों पर साथियों 84.7% औद्योगिक और सेवा गतिविधियां उत्पन्न होती हैं, ये बात यहाँ पर से दे रखी है। तो ये पहला कथन ही है, यहाँ पर से आपको गलत है, ठीक है। तो गलत क्यों, तो मेरे भाई याद रखना 84.7% नहीं है, 50% पर आपको औद्योगिक गतिविधियाँ उत्पन्न होती हैं, याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्यापार सुधार कार्य योजना का उद्देश्य क्या है, वो आपसे पूछा गया है, ठीक है मेरे भाई। इसके बारे में अगर बात करें देखो साथियों कौन सा देखने को मिलेगा, तो उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा तैयार बी रेप
2020 के बारे में अगर बात करें तो साथियों इसका जो उद्देश्य है वो राज्यों में व्यापार करने में सुगमता का आकलन करना और उसके बढ़ावा देना देखने को मिलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दे रखा है मेरे भाई, इसमें दे रखा है बी रेप 2020 के तहत राज्यों के वर्गीकरण का मिलान करना है। थोड़ा क्वेश्चन गलत था, उसको मैंने सही किया है। तहत राज्यों का वर्गीकरण मिलान करें, 4 श्रेणियाँ कौन सी हैं वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना इसके अंदर से 4 श्रेणियाँ राज्यों को व्यापार सुगम मामले में साथियों 4 में वर्गीकृत किया, जिसमें से टॉप अचीवर आ जाता है, एम्पायर आपको देखने को, एक इमर्जिंग भी आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर से आपका जो ऑप्शन नंबर है वो कौन सा सही रहने वाला है मेरे भाई, यहाँ पर से अगर बात करें तो साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत रूस संबंधों की पृष्ठभूमि के संदर्भ में विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है, विदेश नीति का सवाल है मेरे भाई। यहाँ पर से अगर बात करें देखो साथियों कि 9 अगस्त 1971 को भारत रूस के मध्य शांति, मैत्री और सहयोग संधि प्रस्तावित शुरू, बात ठीक आती है। तो मेरे भाई 9 अगस्त 1971 को शांति, मैत्री और सहयोग संधि हुई थी, जिसमें से अनुच्छेद 12 के अंदर से बात करें तो साथियों जिस पर रूस के विदेश मंत्री एक आता है मेरे भाई, किसका नाम आता है, ओवरदेई, और भारत के जो सरदार स्वर्ण सिंह के हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक बात आती है। ठीक है, तो यहाँ पर से आपका दोनों सही है मेरे भाई, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत और रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक समझौता की घोषणा कब की गई वो आपसे पूछा गया है। तो याद रखना मेरे भाई, ये इसके अंदर से अगर बात करें तो डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है अक्टूबर 2020 में 2000 के अंदर से होती है। 2000 के अंदर से साथियों विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त किया गया था, याद रखना है। ठीक है, और जो सामरिक साझेदारी है वो 2010 में घोषित की गई थी, ये भी याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहने वाला मेरे भाई, आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। मेन रूप से अगर बात करें तो डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो अक्टूबर 2000 की बात आती है, और विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक जो साझेदारी है वो 2010 में हुई थी, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि भारत और रूस के बीच 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार का क्या लक्ष्य रखा गया है वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, इसके अंदर से अगर बात करें 2030 तक साथियों मैंने जो फिर से अगर बात की जाए, जो व्यापार का लक्ष्य रखा गया है वो $100 बिलियन रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि रेलोस समझौता जो अप्रैल 2026 को प्रभावी हुआ, भारत ने किस देश के साथ में किया वो आपसे पूछा गया है। पहले तो अपन इसको इम्पोर्टेंट लगाते हैं। रेलोस समझौता की अगर बात करें तो मेरे भाई अप्रैल 2026 की बात आती है। तो इसके अंदर से अगर बात करें तो साथियों ये भारत और रूस के मध्य होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो सही रहेगा। ठीक है, एक जापान के साथ में भी समझौता हुआ था, वो जापान के साथ में कौन सा हुआ, ACSA ये समझौता हुआ था, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं, रेलोस समझौते का मुख्य प्रावधानों में शामिल हैं वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दिया गया। यहाँ पर से अगर बात करें देखो साथियों कौन कौन सा सही है। पहला देखते हैं अपन, दोनों देश एक दूसरे की धरती पर 5 युद्धपोत और 10 लड़ाकू विमान और 3000 सैनिकों की तैनाती कर सकते हैं, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, यह समझौता 5 वर्ष तक मान्य है, ठीक है, और परस्पर सहमति से बढ़ाया जा सकता है, बात भी ठीक आती है। संयुक्त मिशनों पर मानवीय सहायता के दौरान लंबी प्रशासनिक और औपचारिक के बिना संसाधनों का आदान प्रदान होगा, ये बात भी ठीक आती है, ये भी ठीक है, ये भी सही, तीनों सही है, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत और रूस के बीच संयुक्त रूप से किस मिसाइल का निर्माण किया गया है वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। अच्छा सवाल है, तो याद रखना भारत और रूस ने मिलकर साथियों ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का निर्माण किया है, जिसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की एक आती है मेरे भाई मोस्कवा नदी पर किया, उसके नाम पर इसका नामकरण हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, मैन रूप से अगर बात करें तो यहाँ पर से आपको मिसाइल का निर्माण पूछा गया है। ठीक है, तो ये आती है ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत ने किस देश से ऐसे 400 मिसाइल का रक्षा प्रणाली खरीदी है वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना ये रूस से ही खरीदी गई है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इंदर सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया वो आपसे पूछा गया है। तो याद रखना ये एक नौसेना अभ्यास था जो भारत और रूस के मध्य आपको देखने को मिलता है।
तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं, एक को देखो मेरे भाई जापान के अंदर से, तो जापान के अंदर से अगर बात करते हैं भाई जाइमेक्स, ठीक है, याद रखना जाइमेक्स है, ये धर्म गार्जियन है, याद रखना है, जापान के साथ होता है। दूसरा बात करते हैं, दो चीज़ हैं, एक तो जाइमेक्स है और एक आता है कौन सा, धर्म गार्जियन, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। और श्रीलंका के अंदर से बात करते हैं मेरे भाई, श्रीलंका के साथ में कौन सा मैन रूप से अगर बात करें तो हो जाता है सिलनेक्स, कौन सा आता है, सिलनेक्स, ये भी याद रखना है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर से नेपाल के साथ में, तो नेपाल के अंदर से सूर्य किरण, कौन सा आएगा मेरे भाई, सूर्य किरण आपको देखने को मिलेगा। दूसरा बात करते हैं, भारत जापान सैन्य अभ्यासों का सही मिलान करना है, अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात करें, देखो साथियों, सबसे पहले आपके पास में दे रखा है जाइमेक्स, जो द्विपक्षीय सैन्य, जो जाइमेक्स था द्विपक्षीय नौसैनिक था, तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको कौन सा देखने को मिलेगा, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास था, ये लो भाई। धर्म गार्जियन के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई ये थल सेना का आपको पास में देखने को मिलेगा, ये लो भाई। और दूसरा बात करते हैं, यहाँ पर से आपके पास में कौन सा दे रखा है, वीर गार्जियन, तो वीर गार्जियन मेरे भाई कैसा था, वायुसेना का अभ्यास देखने को मिलेगा। मालाबार बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास था, ये इससे मैच करा दो, आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत और जापान के बीच कूटनीति संबंधों की शुरुआत कब हुई थी, वो आपसे पूछा गया है, अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात करें तो मेरे भाई 28 अप्रैल की बात आती है। 28 अप्रैल 1922 को जापान के साथ एक अलग शांति संधि का निर्माण किया गया था, जिसमें से साथियों राजनयिक संबंधों की शुरुआत होती है, याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। और बात करते हैं जैसे 1903, तो 1903 में साथियों भारत जापान संघ स्थापित हुआ था, याद रखना है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं 1957, तो साथियों पीएम नेहरू ने जापान की यात्रा की थी, ये भी याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, दो समुद्रों का संगम नामक प्रसिद्ध भाषण 2007 में भारतीय संसद में किस जापानी प्रधानमंत्री ने दिया था, वो आपसे पूछा गया है, अच्छा सवाल दिया गया है मेरे भाई। यहाँ पर से अगर बात करते हैं तो जापान प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने 2007 में अपनी भारत यात्रा के दौरान भारतीय जो संसद में दो समुद्रों का संगम भाषण दिया था, याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल रखें कि भारत सरकार ने वर्ष 2021 में किस पूर्व जापानी प्रधानमंत्री को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया, वो आपसे पूछा गया है। तो याद रखना, ये किसको 2021 में साथियों सम्मानित किया गया था, शिंजो आबे को सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत जापान साझेदारी के चरणों के विकास पर विचार करना है, अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात करें, देखो साथियों कौन कौन सा सही है वो अपन देखने वाले हैं। पहला दे रखा है कि वैश्विक साझेदारी 2000 में, ठीक है। राजनीतिक और वैश्विक साझेदारी 2006 में, ये बात भी ठीक है। विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी 2014 में होती है, ये बात भी ठीक है। तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत जापान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता कब लागू हुआ, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, ये कब लागू होता है, भारत जापान जो आर्थिक भागीदारी समझौता है वो 1 अगस्त की बात आती है। कब की बात आती है, 1 अगस्त 2011 का लागू होता है। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा यहाँ पर से, ठीक है। दूसरा बात करते हैं 2014 में मेरे भाई, तो 2014 के अंदर से साथियों रक्षा आदान प्रदान पर समझौता हुआ था, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं, तो दूसरा दे रखा है 2008 में सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा हुई थी, ये भी याद रखना है। 2017 में मेरे भाई एक आता है कौन सा, एक्ट ईस्ट फोरम बना था, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो साथियों 37 का सवाल दे रखा है, इसमें कहा गया कि भारत को द्विपक्षीय सहायता देने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, भारत है, 1958 की बात आती है, तो 1958 में भारत को द्विपक्षीय ऋण और अनुदान सहायता प्रदान कर रहा जापान भारत को द्विपक्षीय सहायता देने वाला सबसे बड़ा देश आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल बुलेट ट्रेन परियोजना किस देश के सहयोग से संचालित है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, ये जापान द्वारा दी जा रही है, तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा है मेरे भाई यहाँ पर से, भारत जापान के मध्य 24 मार्च 2026 को हुए ऋण समझौते के तहत किन क्षेत्रों में 275 अरब जापानी येन का ऋण दिया गया है, वो आपसे पूछा गया है, अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात करें तो मार्च 2026 को शहरी परिवहन, स्वास्थ्य तथा कृषि क्षेत्रों में 4 परियोजनाओं के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, याद रखना है। कौन कौन सा आपके पास में अगर बात करें
तो 100 शहरी परिवहन, स्वास्थ्य और कृषि पर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 रहेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दे रखा है मेरे भाई, देखो इसमें कहा गया कि यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना जो भारत की नौसेना के जहाज़ों के लिए है कि सह विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ में समझौता किया है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है, तो याद रखना 15 नवंबर की बात आती है। 15 नवंबर 2024 को भारतीय नौसेना के जहाज़ों के लिए साथियों, मैन रूप से अगर बात करें तो मस्त के सह विकास के लिए साथियों सहयोग आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर से किसके साथ में, जापान के साथ में। ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा, याद रखना है। रूस के साथ में मेरे भाई, रूस के साथ में बर्मोस और एक और आता मेरे भाई कौन सा, मैन रूप से अगर बात करें रिलोस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा रूस के बारे में भी याद रखना मेरे भाई। एक इसके साथ में कौन सा है, बर्मोस याद रखना है, बर्मोस। एक और दूसरे का अगर बात करें तो रिलोस आपके पास में देखने को मिलेगा, समझौता इसके साथ में है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत और जापान के बीच एक्ट ईस्ट फोरम की स्थापना कब हुई, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम दिसंबर की बात है, दिसंबर 2017 में स्थापित किया गया था, याद रखना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल रखें कि भारत और जापान के बीच स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी के तहत कितनी राशि की ऋण परियोजनाओं पर हस्ताक्षर हुए हैं, वो आपसे पूछा गया है। तो अच्छा सवाल है मेरे भाई, तो याद रखना यहाँ पर से अगर बात करें तो भारत जापान स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी में 300 बिलियन जापानी येन बोले तो 2.7 बिलियन डॉलर से यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से 7 येन ऋण परियोजनाओं पर हस्ताक्षर हुए हैं, याद रखना है। ठीक है, कितने पर, 7 येन। ठीक है, तो यहाँ पर से अगर बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दे रखा है मेरे भाई, देखो इसको पहले अपन इंपॉर्टेंट लगाते हैं। दिया गया है देखो मेरे भाई, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है, जिसे रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, जो कुडनकुलम है ये तमिलनाडु में है, याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत ने किस देश के साथ में 2021 में 2+2 वार्ता बोले तो विदेश प्लस रक्षा मंत्री की परस्पर शुरुआत की, वो आपसे पूछा गया है। 2+2 के बारे में अगर बात करें तो याद रखना 2021 में साथियों भारत और रूस के साथ में आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत रूस संबंधों में अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा और चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्र मार्ग का उद्देश्य क्या है, वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर से अगर बात करें देखो साथियों, दोनों देशों ने क्या किया, यहाँ पर से दोनों देशों में साथियों INSTC और चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्र मार्ग और साथ ही उत्तरी समुद्री मार्ग में सहमति के साथ में जो कनेक्टिविटी है गलियारा उसको मजबूत करने के लिए कहा गया है। तो मैन रूप से अगर बात करें तो जो प्रमुख कनेक्टिविटी गलियारों का और सहयोग को मजबूत करना है, इसका मैन उद्देश्य है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत रूस 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन जो जुलाई 2024 में रूस में किस संगठन के शामिल होने के लिए रूपरेखा समझौते पर को स्वीकार किया गया, वो आपसे पूछा गया है। बात करें इसके बारे में तो साथियों याद रखना, रूस ने इंटरनेशनल बिग केट अलायंस में शामिल होने साथियों इस रेखा पर यहाँ पर से कहता है इंटरनेशनल बिग केट अलायंस। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, भारत उत्सव फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन अक्टूबर 2025 में कहाँ किया गया जाएगा, वो आपसे पूछा गया है। पहले अपन इसको इम्पोर्टेंट लगाते हैं, फिर अपन बात करते हैं इसके बारे में। तो याद रखना, प्रथम है याद रखना ये भारत उत्सव फेस्टिवल ऑफ इंडिया का जो आयोजन है वो अक्टूबर 2025 में मोरक्को या फिर रूस में किया जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, उससे पहले साथियों एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। कल अपन किसका रिवीजन करने वाले हैं मेरे भाई, भूगोल का रिवीजन करने वाले हैं, जिसके अंदर साथियों विश्व का भूगोल देखेंगे, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल देखने वाले हैं। तीनों ज्योग्राफी का अपन एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें अपन 100 MCQs करेंगे मेरे भाई, तो इसको देखना न भूलें। इसमें से आपका बढ़िया तरीके से 100 MCQs के साथ में कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। मैन रूप से अगर बात करें तो साथियों मैं प्रयास करूँगा कि जो आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी में जितने भी टॉपिक हैं, इंडिया ज्योग्राफी में जितने भी टॉपिक हैं, राजस्थान ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक हैं, उन सारे टॉपिकों के अंदर से मेन जो क्वेश्चन है उसके अंदर से अपन गो थ्रू हो सकें, जिससे आपको बढ़िया तरीके से रिवीजन में करने में आसानी मिले। तो इस क्लास को नहीं देखना भूलें। चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट उस क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि भारत रूस संबंधों में पारंपरिकता के आधार पर रूसी नागरिकों को कितने दिनों का ई पर्यटन वीजा निःशुल्क देने की घोषणा की गई है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना है 30 दिन की घोषणा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं।
नेक्स्ट सवाल देखा कि सेवा क्षेत्र से संबंधित व्यापार के संदर्भ में भारत की स्थिति पर विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात करें, देखो साथियों, कौन कौन सा सही है। वित्त वर्ष 2025 में अप्रैल सितंबर में सेवा निर्यात वृद्धि के मामले में भारत शीर्ष 5 प्रमुख देशों में शामिल रहा, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार निवेश प्राप्ति में विश्व के शीर्ष 20 अर्थव्यवस्थाओं में भारत का स्थान 15वां था, ये बात भी ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सेवा क्षेत्र में वित्त वर्ष 2025 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इनेक्टिव अंतर्वाह 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हुआ, ये बात भी ठीक है। तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में सर्वाधिक एफडीआई अंतर्वाह लगभग साथियों 62% किस क्षेत्र में होता है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, यह आपको सेवा क्षेत्र में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आता है, बी सही रहेगा। दूसरा बात करें तो मेरे भाई देखो, सेवा क्षेत्र के अंदर से बाद में एक और आता है, यहाँ पर से इसके बाद दूसरा जो स्थान आता है वो 18% का आता है, जो वित्तीय क्षेत्र से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और खनन में बात करें तो मेरे भाई 8% याद रख लेना, ठीक है। 8% योगदान है, याद रखना है। और दूसरा बात करें तो यहाँ पर से आपका सेवा क्षेत्र के अंदर से बात करें तो देखो मेरे भाई, मैन रूप से अगर ये सेवा क्षेत्र विनिर्माण लगा जाएगा, मैं ये सेवा क्षेत्र आपका देखने को मिलेगा, विनिर्माण के अंदर से आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, दूसरा दे रखा कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और जापान के मुक्त और खुले हिंद प्रशांत विजन के तहत सहयोग के लिए कौन सा साझा मंच प्रदान करता है, वो आपसे पूछा गया है। तो बात करें इसके बारे में तो साथियों, भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम दिसंबर 2017 के अंदर से भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और जापान की मुक्त और खुले हिंद प्रशांत विजन का जो सहयोग के लिए साथियों साझा मंच होता है, वो आपको देखने को मिलेगा भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ष 2023 को भारत जापान के बीच किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया था, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है, तो याद रखना ये पर्यटन विनिमय वर्ष के रूप में घोषित किया गया था, तो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो सही रहेगा, ठीक है। दूसरा बात करते हैं उसके अंदर से विज्ञान और नवाचार के बारे में, तो मेरे भाई 2025 है विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार विनिमय वर्ष था, याद रखना है। 2018 के बारे में अगर बात करें तो ये डिजिटल साझेदारी हुई थी, ये भी याद रखना है। तो ये मेरे भाई 2025 आपको याद रखना है, और ये 2018 याद रख लेना, आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखा 53 का, इसमें कहा गया कि औद्योगिक और खनन उत्पादन में शीर्ष राज्यों का मिलान करना है। औद्योगिक उत्पादन में न्यूनतम साझेदारी के बारे में अगर बात करें तो देखो साथियों, न्यूनतम साझेदारी है वो मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश की है, तो ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं तो खनन में कुल 60% हिस्सेदारी वाले राज्यों के बारे में अगर बात करें तो 5 राज्य आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र और ओडिशा, याद रखना है। ये इससे मैच करा दो। 84.7% औद्योगिक गतिविधियां मेरे भाई स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय लेखा आंकड़े देखने को मिलेंगे, तो ये इससे मैच करा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में औद्योगिक में सबसे बड़ा उपक्षेत्र कौन सा है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात करें देखो साथियों, औद्योगिक के अंदर से आपको देखने को मिलेगा जो आपको कौन सा दे रखा है मेरे भाई, देखो औद्योगिक के अंदर से साथियों जीएवी के अंदर से बात करें तो साथियों विनिर्माण का जो हिस्सा है वो आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, वस्त्र उद्योग में टेक्स्ट इको पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है। तो टेक्स्ट इको पहल का जो मुख्य उद्देश्य है वह वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धा तथा पर्यावरणीय रूप से सतत वस्त्र और परिधान विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए आपको देखने को मिलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पूंजीगत वस्तुओं के संवर्धन हेतु सरकार की घोषणाओं के संदर्भ में सही कथन चुनना है। अच्छा सवाल दिया गया है। यहाँ पर से अगर बात करें देखो साथियों कौन सा सही है, 2 हाईटेक टूल रूम की स्थापना करना, ठीक बात आती है। निर्माण और अवसंरचना उपकरण के संवर्धन हेतु 5 वर्ष के लिए साथियों 10,000 करोड़ रुपए का परिव्यय है, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो कंटेनर विनिर्माण योजना की शुरुआत है, ये बात भी ठीक आती है। तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है। इसका उद्देश्य है हथकरघा व हस्तशिल्प से संबंधित वर्तमान योजनाओं को एक एकीकृत राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत समेकित और सुदृढ़ करना आपको देखने को मिलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना
किस क्षेत्र से संबंधित है वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है, तो मेरे भाई याद रखना इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो खादी, हथकरघा, हस्तशिल्प उद्योगों को वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाना है और उन्हें उत्पादों की क्या है ब्रांडिंग को मजबूत करना आपको देखने को मिलता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर है वो बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत रूस 22वें शिखर सम्मेलन में कितने प्रमुख दस्तावेजों का आदान प्रदान किया गया वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है, तो मेरे भाई याद रखना यहाँ पर से 9 प्रमुख दस्तावेजों का आदान प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत और रूस के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों पर विचार करना है। पहला देखते हैं, 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रहा है, ठीक है। 2025 तक निवेश लक्ष्य $50 बिलियन रखा गया है, बात भी ठीक है। रूस ने भारत को MiG-21 विमानों की आपूर्ति के लिए 1963 में की थी, ये बात भी ठीक आती है। तो तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत जापान के बीच आपूर्ति और सेवाओं का पारस्परिक प्रावधान समझौता किस वर्ष हुआ था वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है, तो मेरे भाई याद रखना ये जो आपको देखने को मिलेगा 2007 में PM CJ आबे की यात्रा में हुई थी, याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए सही रहेगा। ये नहीं रहेगा मेरे भाई, यहाँ पर से कब हुआ था वो पूछा गया है। तो इसके बारे में अगर बात करें, आपूर्ति और सेवा का जो पारस्परिक प्रावधान समझौता 2020 में होता है, याद रखना है 2020 में। ऑप्शन नंबर आपका डी है वो सही रहेगा। 2014 में मेरे भाई 2014 के अंदर से रक्षा आदान प्रदान समझौता हुआ था, ये भी याद रखना है। 2015 में साथियों गोपनीय जानकारी का संरक्षण समझौता हुआ था, याद रखना है। 2018 में डिजिटल साझेदारी हुई थी, ये भी याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जापान के सम्राट अकिहितो और साम्राज्ञी मिचिको ने पहली बार भारत की यात्रा कब की थी वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई ये 2013 के अंदर से भारत आए थे। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा बात करते हैं, देखो साथियों, भारत जापान औद्योगिक प्रतिस्पर्धा साझेदारी किस वर्ष स्थापित की गई थी वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा वो कब की गई थी, 2021 में शुरू होती है औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं 2017 में तो एक्ट ईस्ट फोरम हुआ था स्टार्ट, याद रखना। 2018 में डिजिटल साझेदारी हुई थी, ये भी याद रखना। 2023 में पर्यटन विनिमय वर्ष हुआ था, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं बायो फार्मा शक्ति योजना के तहत कितने राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा एवं अनुसंधान संस्था स्थापित करने का लक्ष्य है। तो मेरे भाई याद रखना 3 आपको देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल रहेगा कि विरासत औद्योगिक समूहों के पुनरुद्धार के संबंध में आपसे पूछा गया। देखो साथियों कौन सा कथन सही है वो आपने को बताना है। पहला अपन बात करें, देखो साथियों पहला कथन कौन सा दे रखा है कि 200 विरासत औद्योगिक समूह को पुनर्जीवित हेतु योजना प्रारंभ हुई, ठीक बात आती है। इसका उद्देश्य आधारभूत अवसंरचना और प्रौद्योगिकी उन्नयन के माध्यम से लागत प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाना है, ये बात भी ठीक है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, सेवा के निर्यात में हिस्सेदारी शीर्ष 4 देशों का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात करें, देखो साथियों वैश्विक सेवा निर्यात में जो हिस्सेदारी है वो अमेरिका की आपको देखने को मिलती है। लगभग बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको कितनी देखने को मिलेगी, ये 13% देखने को मिलेगी। 13% कहाँ है, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की, मेरे भाई 7.5% ये लो भाई। और जर्मनी के बारे में बात करें 5.6% है। आयरलैंड की 5.1% आपको देखने को मिलेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में सर्वाधिक औद्योगिक एकाग्रता वाले राज्य कौन से हैं वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर से अगर बात करें, देखो साथियों औद्योगिक क्षेत्र की गतिविधियों में एकाग्रता प्रदर्शित करने वाले जो शीर्ष राज्यों के अंदर से बात करें तो एक तो गुजरात आता है, एक महाराष्ट्र, एक तेलंगाना आपको देखने को मिलता है, और अंतिम स्थान पर आपको कौन सा है, नागालैंड देखने को मिल जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत जापान के बीच रक्षा संवाद के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। यहाँ पर से अगर बात करें, देखो साथियों मेन रूप से आपको देखने को मिलेगा वो आपको कौन सा देखने को मिलेगा, देखो पहला दे रखा है कि दोनों देशों के बीच तीनों सेनाओं के स्तर पर नियमित अभ्यास आयोजित किए जाते हैं, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं 2019 में दोनों देशों के विदेश तथा रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 वार्ता हुई थी, ये बात साथियों गलत आती है। गलत क्यों आती है, तो मेरे भाई याद रखना यहाँ पर से जो 2+2 वार्ता है उसके अंदर से अगर बात करें तो साथियों भारत और रूस के साथ में होती है, जापान के साथ में नहीं होती है, तो ये बात गलत आती है।
रक्षा आदान प्रदान पर समझौता ज्ञापन 2014 में हस्ताक्षरित हुए, बात भी ठीक आती है। तो पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में औद्योगिक उत्पादन के राज्यवार विश्लेषण के अनुसार राजस्थान का कौन सा स्थान है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है, तो याद रखना यहाँ पर से औद्योगिक क्षेत्र गतिविधियों में राजस्थान का जो आपको देखने को मिलेगा वो 8वां स्थान देखने को मिलेगा। कौन सा मिलेगा मेरे भाई? 8वां आपको देखने को मिलता है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं, भारत की विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का शीर्ष शहर रैंक 56 वाला कौन सा है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दिया गया। यहाँ पर से अगर बात करें तो देखो मेरे भाई 56 वाला आपसे पूछा गया, ऐसे सवाल भी बना सकता है। तो यहाँ पर से WPI जो रैंकिंग है वो बेंगलुरु के अंदर से साथियों 56वीं रैंक आपको देखने को मिलेगी, याद रखना है। अब और बात करते हैं दिल्ली की मेरे भाई 63 भी है, याद रखना। मुंबई के बारे में अगर बात करें तो 84 भी आपको देखने को मिलेगी, और चेन्नई की मेरे भाई 82 भी आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, बायोफार्मा शक्ति के अंतर्गत संरचित इनएक्टिविटी सहायता इक्विटी सपोर्ट का क्या अर्थ प्रावधान है, वो आपसे पूछा गया है। पहला आपको देखने को मिलेगा यह प्रारंभिक चरण के नवाचार वित्त पोषण पर केंद्रित है, ठीक है। यह NIPERS के उन्नयन से संबंधित है, ये बात भी ठीक है, दोनों सही हैं, पहला और दूसरा सी। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत विश्व में कच्चा इस्पात उत्पाद में किस देश के बाद दूसरे स्थान पर है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है, तो मेरे भाई याद रखना यहाँ पर से कपड़ा उद्योग में साथियों 35 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त करना आपको देखने को मिलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? मैन रूप से अगर बात करें तो आपको देखने को मिलेगा, सॉरी कपड़ा वाला कौन सा आ गया यहाँ पर से, कपड़े वाला तो ये है, ये देखते हैं अपन। इसके दूसरे स्थान पर पूछा गया, तो दूसरे स्थान पर अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से चीन देखने को मिलेगा। चीन के अंदर से बात करें तो मेरे भाई 32% आपको 32% देखने को मिलेगा, जबकि भारत का 13% है। ये रहा आपके पास में। भारत में वस्त्र उद्योग में कुल कितने लोगों को रोजगार मिलता है मेरे भाई, ये आपको पता ही है, मैंने बताया था साथियों। यहाँ पर से कितना देखने को मिलेगा? सर्वाधिक देखने को मिलता है, तो 45 मिलियन से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में सेवाओं से संबंधित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में कौन सा कथन सत्य है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दिया गया, तो याद रखना मेरे भाई सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक सबसे अधिक है वो 62% FDI आते हैं, याद रखना है। इसके बाद दूसरे स्थान पर वित्तीय सेवा आती है जो 18% आपको देखने को मिलती है। विनिवेश रिपोर्ट के अंदर साथियों भारत 15वें स्थान पर आपको देखने को मिलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है मेरे भाई? यहाँ पर से बी सही है। बी सही क्यों है? तो सबसे अधिक जो FDI है वो कृषि क्षेत्र में नहीं, सेवा क्षेत्र में आते हैं, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं विनिर्माण क्षेत्र में 62%, तो विनिर्माण के अंदर से बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा, तो ये 62% है। ये आपको कौन सा? सेवा क्षेत्र में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर से 15वें स्थान पर नहीं है मेरे भाई, 5वें पर नहीं है, 15वें पर है। तो साथियों ये थे आपके 75 MCQs। उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपका बढ़िया तरीके से रिवीजन हुआ होगा, जिसमें से अपने विदेश नीति देखी और साथ ही अपने भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ क्वेश्चन देखे, जिससे आपका बढ़िया तरीके से रिवीजन हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। इस क्लास की जो PDF फाइल है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर लेना। हर क्लास की PDF वहाँ पर से आपको मिल जाती है।